सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड की शुरुआत हम हर दिन की तरह कक्षा 11वीं से करेंगे, जिसमें हम गणित में समुच्चय पाठ को आगे पढ़ेंगे, यानी सेट्स को आगे पढ़ेंगे, और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में जीव जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में संबंध एवं फलन को आगे पढ़ेंगे, और आखिरी में हम जीव विज्ञान में जीवों में जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। हेलो दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय पहला पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुच्चय भाग 4। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घात समुच्चय क्या होते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं घात समुच्चय क्या होते हैं। एक समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। मतलब एक हमारे पास समुच्चय है, उसके जितने भी उप समुच्चय हैं उन सब का एक समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अगर हमारे पास एक समुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर जो अवयव हैं वो A, B, C हैं, तो अब हमें क्या करना है, उस समुच्चय, जो ये समुच्चय दे रखा है, उसके हमें उप समुच्चय निकालने हैं। उप समुच्चय क्या क्या होंगे? पहला रिक्त समुच्चय, दूसरा A समुच्चय, तीसरा B समुच्चय, चौथा C समुच्चय। अगर हम दो को एक साथ लेंगे तो हमारे पास कौन कौन से समुच्चय आ जाएंगे? AB समुच्चय, AC समुच्चय और BC समुच्चय। पहले हमने एक समुच्चय लिया, उसके बाद हमने उस समुच्चय का उप समुच्चय करना सीखा। उप समुच्चय करना सीख गए बच्चों। अभी हम एक और उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं कि उप समुच्चय को कैसे निकाला जाता है। एक दुकान में हमारे पास है केला, चॉकलेट और आइसक्रीम है। अगर आपको ये चीजें खरीदने के लिए कही जाए तो आप इसको किस क्रम में खरीदना पसंद करेंगे? पहला, कुछ भी नहीं खरीदोगे तो हमारा क्या हो जाएगा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। दूसरा, अगर आप केवल केला खरीदते हो तो हमारा समुच्चय क्या हो जाएगा? केला समुच्चय। तीसरा, अगर आप चॉकलेट खरीदते हो खाली तो क्या हो जाएगा? चॉकलेट। अगर केवल आप आइसक्रीम खरीदते हो तो ये आइसक्रीम हो जाएगा। ये तो रही बात अगर आपने कुछ नहीं खरीदा और एक ही चीज खरीदी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर हम दो एक साथ चीजें खरीदेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे? अगर हमने दोनों एक साथ ली तो हम क्या क्या दे सकते हैं? केला और चॉकलेट।
केला और आइसक्रीम, चॉकलेट और आइसक्रीम। तो अगर हमने दो चीजें एक साथ ली तो हम केला चॉकलेट ले सकते हैं, केला आइसक्रीम ले सकते हैं और चॉकलेट आइसक्रीम ले सकते हैं। अगर हम तीनों चीजें एक साथ खरीदते हैं तो हम क्या क्या खरीदेंगे? केला, चॉकलेट और आइसक्रीम। अभी तक हमने सीखा एक समुच्चय का अगर हमें उप समुच्चय चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप उप समुच्चय निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। अब इसका हमें क्या समझना है? हमने उप समुच्चय को समझ लिया कि उप समुच्चय क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि उप समुच्चय से हम घात समुच्चय को कैसे निकालते हैं। अगर हम इन सारे उप समुच्चयों को एक साथ लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा? घात समुच्चय। ठीक है बच्चों, घात समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा? हमने पहले रिक्त समुच्चय लिखा, फिर हमने ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर ए बी लिखा, ए सी लिखा और बी सी लिखा, और ये ए बी सी भी एक उप समुच्चय है घात समुच्चय के लिए। अब हम पढ़ते हैं सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं। एक संख्या प्रणाली का अध्ययन करते समय हमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय और उनके उप समुच्चय में रुचि होती है। यह आधारभूत समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अगर हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय को सामान्य प्रतीक U से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं? U से। और इसके उप समुच्चय को अक्षर A, B, C आदि द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना हमारे पास एक A समुच्चय है, उसके अंदर क्या कहता है? X कक्षा 5वीं अ के विद्यार्थी हैं। B समुच्चय क्या कहता है? X कक्षा 5वीं बी के विद्यार्थी हैं। C समुच्चय क्या कहता है? X कक्षा 5वीं सी के विद्यार्थी हैं। ठीक है बच्चों, हमने ये तीनों बच्चे देखे। हमने क्या देखा? A जो है कक्षा A के विद्यार्थी हैं, B वाले 5वीं बी के विद्यार्थी हैं और C वाले 5वीं सी के विद्यार्थी हैं। अगर हमें इसे सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? कुछ ऐसा लिखना होगा, ये तीनों कक्षाएं उस यूनिवर्सल सेट, उस सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर सिमट जाएं। आपको एक ऐसे समुच्चय बनाना है जिसके अंदर ये तीनों समुच्चयों का गुण आ जाए। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? X कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको इस तरीके से दर्शाएंगे। और A और B और C तीनों U में होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी हमने यहाँ पे देखा कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं, कक्षा 5वीं है, कक्षा 5वीं A, कक्षा 5वीं B, कक्षा 5वीं C, ये तीनों उस 5वीं कक्षा को दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कक्षा 5वीं के विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर हमारे पास एक समुच्चय है 2, 4, 6 और 8 और हमारे पास एक B समुच्चय है 1, 3, 5 और 7। अगर हमें इसे सार्वत्रिक समुच्चय में लिखना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है इसका, तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों? U बराबर है समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन दोनों के अंदर जितने भी अवयव हैं हमें सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर लिखने हैं। आज हमने इस वीडियो में सीखा घात समुच्चय किसे कहते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं। अगर आपको और विस्तार में जानना है और विस्तार में प्रश्न करने हैं तो आप मैथ्स की NCERT की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे विवृत अंतराल क्या होते हैं,
समवृत्त अंतराल क्या होते हैं और वेन आरेख किसे कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय का आखिरी अंश पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कवक जगत के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पादप जगत, जंतु जगत, विषाणु, विरियोइड तथा लाइकन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पादप जगत से शुरू करते हैं। इस जगत में सारे पेड़ पौधे आते हैं। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को जानेंगे। इसमें यूकैरियोटिक, जिनमें क्लोरोफिल होती, वे जीव पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। इसमें कुछ जीव परपोषित हैं, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। पादप जगत को हम आने वाले वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए अब जंतु जगत के बारे में जानते हैं। इसमें यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीव आते हैं। इनकी कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये जीव परपोषित है। और दोस्तों इसमें हम मानव भी आते हैं। जंतु जगत को भी हम आने वाली वीडियोस में विस्तार से समझेंगे। चलिए दोस्तों अब विषाणु यानी कि वायरस को जानते हैं। दोस्तों आप कभी ना कभी बीमार तो हुए ही होंगे। क्या आपने सोचा है यह किसकी वजह से होता है? मनुष्य में दोस्तों बीमारी का मुख्य कारण विषाणु भी है। जो विषाणु सर्दी करते हैं वह कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा और ध्यान से देखें दोस्तों, तो विषाणु के पास वायरल जीनोम होता है, जिसमें कि डीएनए या आरएनए हो सकता है। इनके पास एक प्रोटीन आवरण भी होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। और दोस्तों ये विषाणु अकोशिक होते हैं, यानी कि इनमें कोशिकाएं नहीं होती हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि विषाणु यानी कि वायरसेस की खोज कैसे की गई थी। वायरस शब्द, इसका अर्थ विष अथवा विषैला तरल है। दिमित्री इवानोविस्की ने 1892 में तंबाकू के मोज़ैक रोग के रोगाणुओं का पता लगाया था। इन्होंने बताया कि ये रोगाणु बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकल जाते हैं। फिर बाद में M.W. बेजरनिक ने 1898 में दर्शाया कि संक्रमित पौधे का रस स्वस्थ पौधों को भी संक्रमित कर देता था, और इस रस को उन्होंने कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम कहा। फिर W.M. स्टैनली ने 1935 में दर्शाया कि इन वायरसेस को रवेदार बनाया जा सकता है। इसमें रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। दोस्तों जरा यहाँ देखिए, यह TMV यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस का चित्र है, जिसमें कि मैंने आरएनए और कैप्सिड को दर्शाया हुआ है। ये आपकी NCERT किताब का चित्र है, और ये वायरस तंबाकू मोज़ैक रोग करता है। और यहाँ पर देखिए, यह जीवाणु भोजी है। ये भी एक विषाणु है जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। इसके अलग अलग भाग हैं: शीर्ष, कॉलर, आच्छद और तंतुपूछ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम विरियोइड को समझेंगे। सन 1971 में T.O. डायनर ने
इसकी खोज की थी। इन्होंने पोटैटो स्पिंडल नामक रोग से इनको खोजा था, जिसमें कि संक्रमित आलू का आकार लंबा सा हो जाता है। विरियोइड मुक्त आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन आवरण नहीं होता है। आइए दोस्तों, अब लाइकन को समझते हैं। इसके बारे में हम अपनी पहले वाले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। यह एक सहजीवी संबंध है फंजाई और शैवालों का, जिसमें कि फंजाई वाले भाग को हम माइकोवायन कहते हैं और शैवाल वाले भाग को हम शैवलांज यानी कि फाइकोबायोन कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने पादप जगत को जाना, हमने जंतु जगत के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करी, हमने विषाणु और विरियोइड को जाना, जिसमें कि हमने इसकी कुछ विशेषताएं और इसके स्ट्रक्चर को समझा, और आखिरी में हमने लाइकन को जाना। दोस्तों, आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय वनस्पति जगत को शुरू करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। तो ये है पार्ट 4 संबंध एवं फलन का, जिसको इंग्लिश में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे। व्युत्क्रमणीय फलन। चलिए देखते हैं परिभाषा व्युत्क्रमणीय फलन का। फलन f जो x से y पर परिभाषित है व्युत्क्रमणीय या फिर इन्वर्टिबल कहलाता है यदि एक फलन g जो y से x पर परिभाषित है का अस्तित्व इस प्रकार है कि GOF बराबर IX तथा FOG बराबर IY। IX का अर्थ है तत्समक जिसका प्रांत x है और IY का अर्थ है तत्समक जिसका प्रांत y है। यानी GOF तथा FOG दोनों का ही मान तत्समक यानी आइडेंटिटी आ जाए, तब फलन g को फलन f का विलोम कहते हैं और इसे प्रतीक f इनवर्स यानी f की पावर -1 द्वारा प्रकट करते हैं। दाईं साइड पर एक चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं f एक फलन है जिसमें a की मैपिंग 3 पर जा रही है, b की मैपिंग 1 पर तथा c की मैपिंग 2 पर। f इनवर्स जो है यानी f का जो विलोम है वो f का बिल्कुल उल्टा है। जहाँ पर a की मैपिंग 3 पे जा रही थी तो यहाँ पर 3 की मैपिंग a पर जा रही है। b की मैपिंग 1 पे था तो यहाँ पर 1 की मैपिंग b पर है। इसी प्रकार c की मैपिंग 2 पर था तो यहाँ पर 2 की मैपिंग c पर है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। GOF बराबर I of x तथा FOG बराबर I of y है। इन दोनों को हम कहते हैं तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन। यानी GOF of x बराबर x के आ जाए, जहां पर कि x जो है वो f का प्रांत होगा, एंड FOGX भी x के बराबर आ जाए जहां पर x g का प्रांत है। तो ऐसे में हम इसको कहते हैं कि GOF बराबर आ गया है तत्समक फलन के एंड FOG बराबर आ गया है तत्समक फलन के। चलिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि f n प्रांत से y सह प्रांत हो जाता है और fx बराबर 4x जमा 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहाँ
कैपिटल वाई बराबर है स्मॉल वाई बिलोंग्स टू एन, मतलब कि जो ये स्मॉल वाई है वो एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ पे वाई को हम 4x जमा 3 के रूप में लिखेंगे और x भी एक प्राकृतिक संख्या है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, साथ ही प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। चलिए हल देखते हैं। माना y बिलोंग्स टू कैपिटल Y है। y की परिभाषा द्वारा प्रांत n के किसी अवयव x के लिए y बराबर हो जाएगा 4x जमा 3, जो हमें प्रश्न में दिया है। अब अगर हम इसको हल करें तो 4x जमा 3 बराबर है y के, और आगे होगा ये 4x बराबर y घटा 3, यानी कि x बराबर होगा y घटा 3 बटे में 4। अब आप देख सकते हैं कि हमने पूरे इक्वेशन को यानी समीकरण को y के टर्म में लिख लिया है, यानी हमें यहाँ से x का मान निकालना है। आपको भी हर प्रश्न में यही करना है। y बराबर जो भी टर्म है x में, वहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है और पूरे समीकरण को y की टर्म में लिखना है, यानी x को एक साइड रखेंगे और बाकी सभी संख्या को दूसरी साइड। अब यहाँ से जो हमने x बराबर y माइनस 3 बटे में 4 प्राप्त किया है, इसको हम gy से परिभाषित करेंगे, यानी gy बराबर हो जाएगा y घटा 3 बटे में 4, और इस नए फलन g का प्रांत y होगा तथा सह प्रांत f। अब हम देखते हैं कि क्या ये g f का प्रतिलोम फलन है या नहीं। तो चलिए जांच करते हैं इसकी। हम सबसे पहले GOFX निकालेंगे। इसके लिए GOFX बराबर होगा g ऑफ fx परिभाषा द्वारा। अब हम जानते हैं कि fx का मान 4x जमा 3, तो हम क्या करेंगे, इस fx की जगह पर इस fx का मान रखेंगे, जो है क्या 4x जमा, ये बराबर हो जाएगा g ब्रैकेट में 4x जमा। अब 4x जमा 3, यहाँ से हमने fx का मान को प्रतिस्थापित किया है। अब क्योंकि ये फलन g का है तो हमें g फलन पता होना चाहिए। g फलन हमने परिभाषित किया है y घटा 3 बटे में 4। तो अब हम क्या करेंगे, gy में y को प्रतिस्थापित करेंगे 4x जमा 3 से। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 4x जमा 3 घटा 3 बटे में 4। अब आप इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होता है x। तो आप देख सकते हैं कि ये तत्सम फलन है, यानी GOFX जो है वो बराबर आ गया है तत्सम के। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, यानी सभी x जो प्राकृतिक संख्या है, GOF जो है वो बराबर है I n, यानी तत्समक फलन जिसका प्रांत n। चलिए अब FOG निकालते हैं। FOG ऑफ y क्या होगा? FOG ऑफ y बराबर होगा f ब्रैकेट में gy के। gy का मान क्या है? gy का मान है y माइनस 3 बटे में 4। तो हम gy की जगह पर y माइनस 3 बटे 4 रखेंगे, ये हो जाएगा f ब्रैकेट में y माइनस 3 बटे में 4। अब क्योंकि फलन f में है, देखते हैं फलन f क्या है। फलन f है fx बराबर 4x जमा 3। तो अब हमें क्या करना है, अब y माइनस 3 बटे 4 हमें रिप्लेस करना है x से, मतलब हम x की जगह पर y माइनस 3 बटे 4 को प्रतिस्थापित करेंगे। ये आ जाएगा 4 ब्रैकेट में y माइनस 3 बटे 4 ब्रैकेट जमा 3। हम 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा y घटा 3 जमा 3। घटा 3 जमा 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ y। तो अब आप देख सकते हैं y ये तत्समक फलन है, जहाँ पर स्मॉल y बिलोंग करता है कैपिटल y से। स्मॉल y कैपिटल Y में है, और अब आप देख सकते हैं कि FOG बराबर आ गया है तत्समक फलन। GOF बराबर आ गया IF के, आधारी संख्या
हेलो दोस्तों, आज भी हम इस अध्याय मानव जनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने आर्तव चक्र के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम निषेचन और अंतरोपण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए निषेचन से शुरू करते हैं। अब निषेचन क्या है? अब दोस्तों, निषेचन एक प्रक्रिया है जिसमें कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, जिसके बाद युग्मनज बनता है और ये युग्मनज गर्भाशय की ओर यानी कि वुम्ब की ओर जाने लगता है, जहां पर इसका अंतरोपण हो जाता है और यहाँ पर ही इसका आगे का विकास होगा, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अब ये निषेचन होता कहाँ पर है उसको हम जान लेते हैं। निषेचन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में होता है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर पहुंच जाएं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए दोस्तों, निषेचन को हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। अब ये शुक्राणु अंडाणु की ओर जा रहे हैं, जिससे कि निषेचन की प्रक्रिया ये पूरी कर सकें। ये बहुत ही तेजी से तैर रहे हैं अपनी पूंछ की मदद से। अब अंडाणु कोरोना रेडिएटा की कोशिका से ढका होता है, जिसको इन शुक्राणुओं को क्रॉस करना होगा, जिससे कि ये उसकी बाहरी परत ज़ोना पेलुसिडा तक पहुंच पाए। एक बार जब ये ज़ोना पेलुसिडा पे पहुंच जाते हैं, ये उससे अटैच हो जाते हैं स्पर्म रिसेप्टर की मदद से, जिससे कि इनके अग्रपिंडक कई सारे एंजाइम्स को उत्पन्न करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक्रोसोमल प्रतिक्रिया होती है और ये अंदर की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहला शुक्राणु जो यहाँ पर संपर्क करेगा वो अंड को निषेचित कर देगा। अब इस घटना से अंडाणु में कुछ बदलाव होते हैं, जिससे कि जो बाकी के शुक्राणु होते हैं वो इससे अटैच नहीं हो पाते हैं। ये अंडाणु कुछ रसायन भी उत्पन्न करने लगता है जो शुक्राणुओं को बाहर की ओर धकेल देता है। अब जब ये प्रतिक्रिया बाहर की ओर फैलती है तो ज़ोना पेलुसिडा परत कड़ी हो जाती है, जिसमें कि स्पर्म फंस जाते हैं। ज़ोना पेलुसिडा के बाहर अब शुक्राणु अंडाणु से अटैच नहीं हो सकते हैं। अब इसी समय अंडाणु के अंदर कई चीजें हो रही हैं, जैसे कि जो मेल जेनेटिक मटेरियल होता है वो फैलने लगता है और इसके आसपास एक झिल्ली बनती है, जिससे कि मेल प्रोन्यूक्लियस बनता है। इसके पास 23 गुणसूत्र होते हैं। दूसरी ओर फीमेल जेनेटिक मटेरियल भी विभाजित होना खत्म करता है और फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनाता है। इसके पास भी 23 गुणसूत्र होते हैं। अब जब ये दोनों बन जाते हैं तो मकड़ी के जालीनुमा कुछ संरचना, जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, इन दोनों को पास पास लाने लगते हैं। जब ये दो सेट क्रोमोसोम्स के आपस में जुड़ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस समय एक अनोखा जेनेटिक कोड बनता है जो कि बताता है शिशु का लिंग, शिशु के बाल का रंग, आंखों का रंग आदि। अब ये युग्मनज धीरे धीरे अंडवाहिनी के थ्रू गर्भाशय तक जाता है, जहां पर जिसका अंतरोपण हो जाएगा और जहां पर ये आगे विकास करेगा। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और एक्रोसोमल प्रतिक्रिया यानी कि एक्रोसोमल रिएक्शन को समझते हैं। अब जब शुक्राणु अंडाणु की सरफेस से अटैच होते हैं तो वो एक्रोसोमल प्रतिक्रिया करते हैं, जिसमें कि शुक्राणु का अग्रपिंडक कुछ एंजाइम्स उत्पन्न करने लगता है, जिसमें कि आते हैं हाइलोरेनिडेज। अब ये एंजाइम क्या करता है, अब हम उसको समझ लेते हैं। यह एंजाइम
हाइलोरेनिक एसिड को लुप्त कर देता है, जो कि फॉलिकल कोशिकाओं या ग्रैनुलोसा कोशिकाओं के सीमेंटिंग के लिए जिम्मेदार है। दूसरा एंजाइम है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम CPE। ये एंजाइम कोरोना रेडिएटर को घुला देता है। और तीसरा एंजाइम है जोनालाइजिन या एक्रोजिन। ये एंजाइम जोना पेलिसिडा को डाइजेस्ट करता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जब द्विगुणित युग्मनज बन जाता है तो वो अंतरोपण से पहले विभाजित होता है, जिसे हम क्लीवेज स्टेज कहते हैं। अब इसको समझते हैं। यह एक युग्मनज है जिसमें कि विभाजन होता है और यह 16 कोशिकाओं में बदल जाता है, जिसको हम ब्लास्टोमेर्स यानी कि कोरक खंड कहते हैं। और ये सारी प्रक्रिया निषेचन होने के 24 घंटों के भीतर में होती है। 3 दिन बाद ये कोशिकाएं थोड़ी जटिल हो जाती हैं, जिससे हम कह सकते हैं तूतक यानी कि मोरुला। अब ये तूतक विभाजित होना जारी रखता है और ब्लास्टोसिस्ट यानी कि कोरक पुट्टी नाम की संरचना में बदल जाता है, जिसमें कि यहाँ पर कोश कोरक यानी कि ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, जो कि प्लेसेंटा और दूसरी ब्लड वेसल्स को बनाने में मदद करती हैं। और यहाँ पर अंतर कोशिका समूह यानी कि इनर सेल मास होता है, जो कि भ्रूण में बदल जाता है। आइए दोस्तों अब अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन को समझते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अंतरोपण में होता क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कोरक पुट्टी है ये गर्भाशय में पहुंच चुकी है, जहां पर ये कुछ स्राव को अवशोषित करने लगती है और कुछ दिन बाद ये गर्भाशय की अंतः स्तर पर जाके चिपक जाती है, जिसे कि हम इम्प्लांटेशन यानी कि अंतरोपण कहते हैं। और यहाँ पर जो पित्तपिंडक होता है कॉर्पस लूटियम, जिस संरचना के बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में बात की थी, वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को उत्पन्न करने लगती है, जिससे कि अंतरोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस वीडियो में हमने निषेचन के बारे में पढ़ा और हमने अंतरोपण को भी समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम भ्रूणीय परिवर्धन, प्रसव और दुग्ध श्रवण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। Tele COVID ka kaya naman dia kata alim. Hmm.
हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका अध्याय विकास का भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जैव विकास, विकास की क्रियाविधि और हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को पढ़ा था। इस वीडियो में हम हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को जारी रखेंगे और इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे। ये कारक संख्या में 5 हैं। तो सबसे पहला जो कारक है उसको हम कहते हैं जीन पलायन या जीन प्रवाह। दूसरा कारक है आनुवंशिक विचलन। तीसरा कारक है उत्परिवर्तन। चौथा कारक है आनुवंशिक पुनर्योग और पांचवा कारक है प्राकृतिक वर्ण। हम इन सारे कारकों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम जीन प्रवाह को समझ लेते हैं। जनसंख्या आनुवंशिकी में जीन प्रवाह, जिसे जीन पलायन या अलील प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है, एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता का स्थानांतरण है। अब अगर आनुवंशिक विविधता एक आबादी से दूसरी आबादी तक पहुंचेगा, तब अलील आवृत्तियां भी बदलेंगी, जो कि सीधा हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत पर प्रभाव डालेंगी। अगला कारक है आनुवंशिक विचलन। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लो ये लड़का साइकिल चलाते हुए रास्ते से जा रहा है। अब इसने अपने आसपास नहीं देखा, लेकिन रोड पर कुछ कीड़े भी थे और इसने कुछ कीड़ों पर गलती से साइकिल चढ़ा दी और उनको कुचल दिया। हाँ, गलती से, जानबूझकर तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर जितने भी कीड़े कुचले गए वो मर गए और कुछ जीवित रहे। अब इस घटना से हम क्या समझते हैं? अब यहाँ पर जो कीड़े इस घटना से जीवित रहे, क्या उनके पास कोई अनोखी शक्तियां थी जिससे कि वे बच गए, या वो वेल अडेप्टेड थे जो कि इस घटना से उन्हें बचा ले गया? तो इसका सीधा सा जवाब है कि कीड़े यहाँ पर जो बचे हैं वो सिर्फ भाग्यशाली थे और उनके पास कोई भी शक्तियां वगैरह नहीं थी। तो ये एक रैंडम घटना थी और जो कीड़े यहाँ पर कुचल दिए गए वो सिर्फ गलत जगह पर गलत जगह पर थे, और यही आनुवंशिक विचलन है। तो ये जो आनुवंशिक विचलन है ये अलील आवृत्तियों को बदल सकता है। दूसरे शब्दों में, अलील आवृत्तियों का भाग्य से बदलना ही आनुवंशिक विचलन कहलाता है। तो इससे भी हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत पर असर होगा। अब दो तरह से आनुवंशिक विचलन हो सकता है। पहला है बॉटलनेक इफेक्ट और दूसरा है संस्थापक प्रवाह। इनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बॉटलनेक इफेक्ट को समझ लेते हैं। पर्यावरणीय घटनाओं या मानव गतिविधियों के कारण जनसंख्या के आकार में तेज कमी आना ये बॉटलनेक इफेक्ट कहलाता है। इस तरह की घटनाओं से जनसंख्या के जीन पूल में विविधता कम हो सकती है। अब इस इफेक्ट को हम बॉटल से याद रखेंगे और इसको हम बॉटल से ही समझेंगे। मान लो हमारे पास एक बॉटल है और इस बॉटल में कुछ टॉफियां पड़ी हुई हैं। ये टॉफी यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब अगर हम इस बॉटल को हिलाएं तो कुछ टॉफी बाहर आ जाएगी। अब ये इनमें से जो टॉफियां बाहर आई, क्या ये बॉटल की सारी आबादी की आवृत्तियों को दिखा रही है? नहीं ना। तथ्यात्मक रूप से तो ये वाली प्रकार की टॉफी तो बाहर आई भी नहीं, ये पूरी तरह से हट गई थी। तो यह भी भाग्य से हुआ है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आइए एक और उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण हम एक प्राकृतिक आपदा जैसे कि जंगल में आग का ले लेते हैं। अब जो उत्तरजीवी होंगे
जरूरी नहीं होगी कि उनके पास योग्यता वाले हों वो, बल्कि वो सिर्फ उस जगह पर होंगे जहां पर आग नहीं लगी होगी। तो उत्तरजीवी मूल आबादी को नहीं दर्शा सकते हैं, इस वजह से नई एलील आवृत्तियां होंगी जो कि उत्तरजीवी जीव दर्शाएंगे, और यही बॉटलनेक इफेक्ट है। और यहां भी एलील आवृत्ति बदल रही है, तो ये सीधा हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत पर असर डालेंगी। एक और जगह है जहां पर हम आनुवंशिक विचलन को देख सकते हैं, वो है संस्थापक प्रवाह में। इसको हम अंग्रेजी में फाउंडर्स इफेक्ट कहते हैं। इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लो ये बीज कहीं दूर से हवा के बहाव से उड़ते आ रहे हैं और एक नई जगह पर पहुंच गए। वो जगह इनके अंकुरण के लिए बहुत अच्छी थी, तो ये वहां पर विकसित हो जाते हैं। विकसित होकर ये अपनी आबादी बनाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो आबादी बनाएंगे ये अपनी मूल आबादी के जैसी होगी या उन्हें दर्शाएंगी। ये सिर्फ एक रैंडम सैंपलिंग थी। यही फाउंडर्स इफेक्ट है, यानी कि संस्थापक प्रवाह है। जब एक या कुछ जनसंख्या के सदस्य अपने मूल स्थल से कुछ दूरी पर एक नई अलग थलग जनसंख्या के संस्थापक बन जाते हैं, इस प्रभाव को संस्थापक प्रवाह कहा जाता है। आइए अब अगले कारक के बारे में पढ़ते हैं जो कि हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करता है। ये है उत्परिवर्तन। सूक्ष्म जीवों में किए गए प्रयोग दर्शाते हैं कि जब पूर्व विद्यमान लाभकारी उत्परिवर्तनों का वर्ण होता है, तब परिणाम स्वरूप नए फिनोटाइप का आविर्भाव होता है। कुछ पीढ़ियों के बाद यही नव प्रजाति की उत्पत्ति हो जाएगी। अगला कारक है आनुवंशिक पुनर्योग। अब जब युग्मक जनन के समय पर अभिभावकों के गुणसूत्रों पर मौजूद अलील अलग हो जाते हैं और नए संयोजन बनाते हैं, तो ये चीज भी हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करेगी। पांचवा कारक है प्राकृतिक वर्ण। अब ये कैसे हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित कर रहा है, इसको हम समझेंगे। प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रम है जिससे अधिक जीवन सम वंशानुगत विविधता को जनन के अधिक अवसर मिलते हैं और संतानें अधिक संख्या में उत्पन्न होती हैं। तो प्राकृतिक वर्ण से अलील आवृत्तियों में परिवर्तन आता है, जिससे कि हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत पर प्रभाव पड़ेगा। अभी जो प्राकृतिक वर्ण है, इसके इफेक्ट तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला है स्थायी कारक वर्ण, दूसरा है दिशात्मक वर्ण और तीसरा है विदारक वर्ण। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम स्थायी कारक वर्ण को समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम मानवों की ऊंचाई वाली विशेषता का उदाहरण लेंगे, जिसमें कि तीन कैरेक्टर्स आते हैं। पहला है बौना, दूसरा है मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति और तीसरे हैं लंबे व्यक्ति। अब अगर प्रकृति मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्तियों का चयन करेगी, तब हम ऐसे वर्ण को स्थायी कारक वर्ण कहेंगे और इसमें मीन कैरेक्टर वैल्यू यानी कि मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को चुना जाएगा। पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू जिसमें कि लंबे और बौने व्यक्ति आते हैं, उनको नहीं चुना जाएगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा उसका शिखर ऊंचा होगा और पतला होगा। अगला है दिशात्मक वर्ण। इसमें भी हम वही उदाहरण लेंगे, मानव की ऊंचाई वाला उदाहरण लेंगे हम। अब अगर प्रकृति मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति को छोड़कर लंबे या बौने व्यक्तियों में से किसी एक कैरेक्टर को चुनती है, तब हम ऐसे वर्ण को दिशात्मक वर्ण कहेंगे। और इस प्रकार के वर्ण में क्या होगा कि अधिक व्यक्ति मीन कैरेक्टर वैल्यू के अलावा यानी कि मध्यम ऊंचाई वाले कैरेक्टर को छोड़कर अन्य वैल्यू को प्राप्त करेंगे, जिसमें कि लंबे और बौने व्यक्ति आएंगे, इन दोनों में से कोई एक। और अगर हम इसका ग्राफ देखें तो वो एक तरफ को जाने लगेगा, जिस तरफ प्रकृति ने चुना होगा।
अगला है विदारक वर्ण। अब अगर प्रकृति मीन कैरेक्टर वैल्यू यानी कि मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को छोड़कर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू जिसमें कि दोनों बौने और लंबे व्यक्ति आते हैं उनका अगर चयन करती है तब हम इसे विदारक वर्ण कहते हैं। इसमें हम दोनों पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को चुनेंगे और इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ के दो शिखर होंगे क्योंकि यहाँ पर दो पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को प्रकृति ने चुना है। तो ये सारी बातें आप सभी दोस्तों को याद रखनी है और यहाँ पर हमारा हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत खत्म होता है। इस वीडियो में हमने हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी किताब का हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत पूरी तरह से खत्म कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम विकास का संक्षिप्त विवरण और मानव का उद्भव और विकास को समझेंगे। धन्यवाद। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।